Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking, and I welcome you all to the Officer साहब. हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ये क्लासेस फॉर द सीडीएस. ओके. हाँ. हाँ जी, तो कैसे हो तुम सारे? देखो, हमारी क्लासेस चलेंगी सीडीएस के लिए रिगार्डिंग फॉर द ओटीए. ओके. फॉर द इंग्लिश वाला पोर्शन एंड जीएस वाला पोर्शन. ठीक. देखो, जीएस वाले पोर्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लो कि कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं और कहाँ से क्वेश्चन वो डायरेक्टली यूपीएससी देता है. ठीक है. तो देखो, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है. मोस्ट प्रोबेबली आप देखो देखो जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो करना बहुत ही मस्ट है. एंड मेजर पोर्शन देखो, बहुत सारे बच्चे साइंस वाले बैकग्राउंड से होते हैं. ठीक. तो साइंस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़रूरी है, एंड बिकॉज ऑफ 30 क्वेश्चन साइंस से वो पूछते हैं. ठीक. तो साइंस तो ईजी होती है. हाँ. तो कवर करोगे सारी साइंस है. देखो, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको कवर करवाने की, कोशिश नहीं, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा. यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन फॉर अभी हम स्टार्ट करेंगे बायो, देन विल स्टार्ट फॉर द फिजिक्स वाला पोर्शन एंड देन केमिस्ट्री. ठीक है. साइंस कवर करेंगे पूरी की पूरी एंड एनसीईआरटी. ठीक है. देखो, आप रीड आउट करोगे ये सारी चीज़ें. ठीक है. बहुत सारी चैप्टर्स हैं साइंस में. आई होप ऐसा कि आप कर लिया होगा आपने बहुत सारी चीज़ें. एंड अगर नहीं भी किया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है. ठीक है. मैं सारे यहाँ कवर करवा दूंगा आपको. देखो, जिन्होंने कवर कर लिया उनके लिए रिवीजन हो जाएगा. एंड जिन्होंने नहीं साइंस पढ़ा है, ठीक है, मतलब साइंस तो पढ़ा है बट भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है. बहुत ज़रूरी है. हाँ. तो कहाँ से कवर करोगे? मैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ें अभी करवाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में सारी वो चीज़ें फॉलो करोगे. ठीक है. देखो, वीडियो को 1.5x पे कर लो या 2x पे कर लो, इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल. ठीक. चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. हमारी फर्स्ट साइंस की चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ. देखो, हमारा एक साइंस वाला पोर्शन जो है वो एक बेसिक में करवाऊंगा, मतलब एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी से कवर करवाऊंगा. एंड ऑल्सो कुछ एडवांस वाले टाइप्स में करवाऊंगा जब जब ये सारे एनसीईआरटी कवर करवा दूंगा उसके बाद. ठीक. चलो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक. कैसे रीड करोगे भैया आप? नो, ऐसे ऐसे रीड करोगे फिर तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता. ठीक है. हाँ. तो कैसे रीड करोगे? देखो, मैं यहाँ पे फर्स्टली आई विल टेक माई मार्कर, है ना. चलो देखो क्या बता रहा है यहाँ पे. जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना वो देखो पहले आप. ठीक है. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स सेल. ओके. हाँ. हाँ जी. तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब करा था? 1665 में. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी किया किसने था, है ना. ये स्लाइड मैं ऊपर करता हूँ ये पेजेस को. ठीक है. हाँ. एक एक सेकेंड, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको. नोटिस देखो, फर्स्ट थिंग कि ये वाला जो हमारे पास स्लाइड है, मतलब ये वाली जो बुक है, हाँ, ये 9th एंड 10th की एनसीईआरटी वाली बुक है. ठीक. आपके पास अगर हार्ड कॉपी में बुक होगी, आप वहाँ से हाईलाइट करोगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, मैं अभी जो बताऊंगा उसको हाईलाइट करोगे. ठीक. एंड अगर बुक नहीं होगी तो फर्स्टली गो टू द एनसीईआरटी वाला साइट पे जाओ. ठीक है. एनसीईआरटी वाले साइट पे जाओ, वहाँ से बुक डाउनलोड करो. ठीक है. एंड वहां से हाईलाइट करके पढ़ो. एंड वहां से मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बार, बट सारी नोट्स क्या जितने चलो मैं उसको बाद में क्लियर करता हूँ कि क्या पढ़नी कितनी बार पढ़नी है. ठीक है. पहले देखो कहाँ से फाइंड आउट करोगे. हार्ड बुक होगी, हार्ड कवर वाली बुक होगी आपके पास, तो उससे ले लो, वहां से हाईलाइट करो. एंड नहीं होगी तो एनसीईआरटी वाले साइट से डाउनलोड करो एंड वहां से स्टार्ट करो हाईलाइट करना जो मैं बता रहा हूँ उसको बस. ठीक है. ओके. शुरू करो यहाँ से. देखो शुरू करते हैं. सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल की डिस्कवरी किसने करा था? रॉबर्ट हुक इन 1665. भाई ये तो बहुत ईजी है, क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत बार आ चुका है. ठीक है. याद रखो दिमाग में. देखो, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर किया था इन्होंने. क्या 1831 में क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? न्यूक्लियस. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने करा था? उसकी डिस्कवरी करा था रॉबर्ट ब्राउन सर ने. ठीक है. पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया, प्रोटोप्लाज्म वाला टर्म जो हमारे पास है वो दिया था पुरकिंजे सर ने. ठीक है. एंड प्रोटोप्लाज्म मतलब होता क्या है? एक तो हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. ओके. देखो, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. ओके. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी दिया था सेल्डन एंड स्वान. ठीक. रेड कलर वाली हाईलाइट दिख रही है, आप प्रिंट आउट कर लेना, बेसिक यही कह रहा है. ठीक है. सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान ने. सेल थ्योरी देखो उसको फर्दर एक्सपैंड किसने किया था? विर्को इन 1855. ठीक है. बोला गया था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. जो सारे सेल्स है वो कहाँ से
अराइज होती है, कहाँ से निकल कर आती है, वो होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे निकल कर दूसरी सेल आती है। यहाँ तक क्लियर है? ये चारों याद कर लिए बढ़िया बढ़िया से आपने आपने देखो, फर्स्ट थिंग कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की डिस्कवरी किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1665 में। ठीक। दूसरा रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था। ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस की। ठीक है, कब किया था? 1831 में। आर्न पुरकिंजे ने 1839 में कॉइन द टर्म दिया था। कौन सा टर्म दिया था भैया? टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म की। ओके। एंड सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान ने। ठीक। एंड सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड करके किसने बताया था? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताया था विरकॉसर ने। ठीक। ओके। ये देखो राइट साइड में कुछ आपको सेल्स की टाइप्स दिख रही होंगी। ठीक है, देख लो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो। जितनी देखो इस पेज में जितनी हाईलाइट होगी ना, बस ये बताऊंगा सारी। ठीक है, ये हाईलाइट मैंने यहाँ करता, बट एग्जैक्टली मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं वहां से मैटेरियल मैंने पहले निकाल रखा था, ताकि यहाँ से रीड आउट करने के बाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो यहाँ से करवाऊंगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। भैया ये होती क्या है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? मैं बताऊंगा आगे होती क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा जान लो। देखो, सेलेक्टिवली परमेबल मतलब होता है, परमेबल मतलब होता है कि एक पोजीशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पास इजिली होने वाला, उसके कहते हैं परमेबल। बट सेलेक्टिवली का मतलब होता है जो चीजें उनको पसंद हो, उस सेल को पसंद हो, उस सेल के लिए फेवरेबल हो। ठीक है, उन चीजों को वो अपने अंदर लाएगा एंड बस उन चीजों को अपने सेल से थ्रू आउट करेगा। दैट इज इट, इट मीन्स द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ये होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ऑल्सो इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, देखो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो जब भी गैसियस फॉर्म का ट्रांसफर होगा, ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन। एंड सेम उस प्रोसेस में जब फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होगा और इनफैक्ट ट्रांसफर होगा, क्या क्या कहेंगे हम उसे? ओस्मोसिस। आगे बताऊंगा, यहाँ पहले डिफ्यूजन देखो। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, जब गैसेस सब्सटेंस चेंज होगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, ट्रांसफर होगा बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक, देखो आगे देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फ्लूइड थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है भैया, यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल क्यों आ रहा? इसलिए क्योंकि जिन चीजों को सेल के लिए जो चीजें फेवरेबल नहीं होती वो उसे पास नहीं करता, तो जब पास ही नहीं किया तो उस प्रोसेस को हम ना ही ऑस्मोसिस कहेंगे ना ही डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, सेल जो है ओनली सब्सटेंस को ट्रांसफर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा जो उसके लिए फेवरेबल होगी। ठीक, गैसेस को करेगा तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे, एंड लिक्विड को या फ्लूइड को करेगा या वाटर को करेगा तो उसे कहेंगे हम ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस। ठीक है, ओके, यहाँ जाओ। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल हैपन, ये क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल। एनिमल सेल कहने का मतलब क्या भैया? एनिमल सेल मतलब ह्यूमन सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल। देखो, और अ प्लांट सेल, एनिमल सेल या प्लांट सेल को, ठीक है, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। या तो हम एनिमल सेल का यूज करेंगे या प्लांट सेल का यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? या तो शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं या तो सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आप, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। ठीक है, तो कंडीशन होंगी क्या? मैं यहाँ पे 3 कंडीशन आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, डायग्राम नहीं बना बट कोई नहीं, मैं बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चीजें देखो, ये सेल है, लेट्स कंसिडर। ठीक है, ये हमारे पास बाहर वाली जो एटमोस्फेयर है, बाहर वाली जो सराउंडिंग्स है, उसमें क्या बोल रखा है? इफ द मीडियम, हमारे पास जो बाहर का मीडियम है, वो सेल हैज द हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। ठीक है, लेट्स टेक इट अ बीकर। ये बीकर है। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रेशन जो है ना बाहर, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और सेल के पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, दिस इज अ सेल, आवर सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है। तो देखो होगा क्या? सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखो मीडियम हमारे पास लिक्विड है, तो बताया क्या था? मीडियम लिक्विड, लिक्विड मीडियम में क्या होगा हमारे पास? कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस भैया। ओके, तो देखो जब बाहर का सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन होगा ना हायर होगा, तो सेल क्या करेगा? सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक, उस
उसे कहते हैं क्या उस सॉल्यूशन को? द सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, आगे तीन जो बताऊंगा वो भी याद रखोगे, ठीक। देखो, जब फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो, जब बाहर सराउंडिंग्स की कंसंट्रेशन हायर हो, सेल क्या करेगा, उस वाटर को गेन करेगा, ठीक है। और गेन करेगा तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो, आप क्या लिखा है ना, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। स्वेल मतलब फूलना होता है, ठीक है, सेल फूल जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, इफ द मीडियम, सेकंड नंबर देखो, इफ द मीडियम इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा तो मूवमेंट किसी तरह का नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मूवमेंट अच्छा वर्ड है, बिकॉज ऑफ जब हम हमें ट्रांसफर ना कहकर और ट्रांसपोर्ट ना कहकर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, इस वाले सॉल्यूशन क्या कहते हैं हम? आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, द सेल विल स्टे विद द सेम साइज, ठीक। सेल का साइज होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, थर्ड वाला नंबर पे, ठीक है। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जब मीडियम के पास कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना, सेल के कंपैरिजन में, मतलब सेल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, सेल विल श्रिंक। समझ पा रहे हो बातों को, चीजों को समझ पा रहे हो? सेल क्या करेगा, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ बाहर का कंसंट्रेशन लोअर है ना, एंड सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा, सेल श्रिंक करेगा। ओके, उस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहते हैं? सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात आई समझ? देखो, सॉल्यूशन याद रखना दिमाग में, जब सराउंडिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम? हाइपोटोनिक। क्या कहेंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेम होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड जब हमारे पास बाहर का जो सराउंडिंग्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या कहेंगे हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, क्लियर, ठीक है। याद रखना है ये सब चीजों को भी, कि जब इन सारे केस में सेल श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, ठीक। तो श्रिंक एक कंडीशन में करेगा जब सेल का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा एंड इन्वायरमेंट का कम, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम। एंड फर्स्ट वाली कंडीशन में था स्वेल अप कब करेगा, जब बाहर का जो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन वो हायर होगा एंड सेल का कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा। दैट इज इट, बस ये चीज याद रखना, ठीक है, याद करोगे सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, एक चीज यहाँ पे है, हम जो फूड खाते हैं ना उसे क्या कहते हैं? इंगल्फ कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक टर्म में इंगल्फ ऑफ फूड जो होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। ओके, the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as the endocytosis. Okay, amoeba requires its food through such process. Okay, amoeba किस प्रोसेस से अपने फूड को इंगल्फ करता है, उस प्रोसेस क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। याद रखोगे सारे टर्म्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंडोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट टर्म्स देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। क्या एनिमल सेल कंपोज सेल्यूलोज से बना होता है? कंपोज मतलब उससे मिलकर बना होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, राइट है, राइट है भैया। क्या सेम एनिमल से बना होता है सेल्यूलोज से मिलकर? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखो, ओके, हाँ, नेक्स्ट देखो, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है याद रखना, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, ठीक, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। किस शेप का होता है? रॉड शेप। क्या ये है भैया? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। क्या सीखा हमने? देखो, न्यूक्लियस में होती है क्या हमारे पास? न्यूक्लियस में होती है क्रोमोसोम, है ना, यहाँ पे देखो, एंड क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane is called prokaryote, ठीक है। एंड यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? अच्छी बात है, देखो डिफरेंस बताऊंगा मैं बहुत क्लियर करके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक समझो, है ना, कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कहते किसे हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हुज सेल
लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मतलब होता है, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ये मतलब था इसका, ठीक है। देखो सेकंड, देखो ऑर्गेनिज्म विथ सेल, ओके, हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। देखो इतना इजी था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो इस वाले पोर्शन पे, ओके, नाउ कम टू दिस वाला पोर्शन। देखो हमारे पास पढ़ेंगे कुछ ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ये बेसिक ऑर्गेनेल्स तो आपने सारी चीजें पढ़ रखा होगा क्लास नाइन्थ में 10th में ऑब्वियसली। सो इतना बेसिक नहीं चलेंगे, एक लेवल पे सेट रखेंगे, ठीक है, चीजों को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक। समझने की कोशिश करना। ये आर क्या है भैया, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। लुक्स रफ थ्रो अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम, है ना, अटैच्ड टू इट सरफेस। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, अटैच्ड होते हैं, यू कैन से दैट, ओके। देखो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, याद रखना है इस चीजों को, इन चीजों को याद रखोगे आप, ठीक है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, हेल्प करता है क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कौन सा वाला प्रोसेस भैया, ओके। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होती है ना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, और लिपिड्स, ये हेल्प करती है ना, इनके हेल्प से ये बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट इज इट, क्लियर है। ओके, ये हमारे पास एनिमल सेल की हमारे पास है, ये देखो अभी हम पढ़ रहे थे ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पोर्शन, एंड ऑल्सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे देखोगे तो कुछ हमारे थोड़े डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, और को थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रहा, ये राइबोसोम है। एंड ये हमारे पास इस वाले पोर्शन पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है ना। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो वन फंक्शन ऑफ द ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। भैया यहाँ पे ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है या रफ है, ये बोथ है, ठीक है। जब पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तभी आइडेंटिफाई करोगे आप। बट मैंने बोला कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सर्व करता है एज अ चैनल, ये चैनल बना के रखता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन अगर पूछे कि ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो क्या बताओगे आप, is endoplasmic reticulum. Is it clear? Okay. Next देखो आप, इसमें endoplasmic reticulum plays a crucial, very important, ठीक है, crucial role in detoxifying many poisons and drugs, ठीक। जो सेल्स के अंदर और इनफैक्ट बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आती हैं, ठीक है, उन्हें ठीक कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल, ठीक है, इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजंस एंड ड्रग्स, ठीक। पॉइंट को नोट करोगे, बुक होगी साथ में, पास में हाईलाइट करना, नहीं होगी बाद में इसे कर लेना, ठीक है। एंड अगर इफ यू वांट सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, बट आई सजेस्ट यू कि बुक्स ना हो तो एनसीईआरटी वाले साइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो एंड वहां से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। रीड आउट करने के बाद चलो ये देखो, ये प्लांट सेल्स हैं। इफ यू वांट तो आप थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि स्ट्रक्चर होती कैसी है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। देखो प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं वो देखो, ठीक है, पढ़ सकते हो इफ यू वांट। एंड यहाँ पे एनिमल सेल दे रखा था, ठीक है, फॉर योर नॉलेज, ठीक। ओके, एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा, कितना बड़ा सा वैक्यूल है ना। यहाँ पे देखो एनिमल सेल वाले पे वैक्यूल दिख रहा तुम्हें बड़ा सा कहीं पे, नहीं ना, यस। वैक्यूल बहुत स्मॉल होता है और नेग्लिजिबल और नहीं भी कह सकते हो एनिमल सेल, बट प्लांट सेल में दे रिक्वायर द वैक्यूल, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, गोल्गी अपार्टस क्या कहते हैं भैया इसे, हम देखो गोल्गी अपार्टस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, याद रहेगी बातें क्योंकि नाम पे ही पड़ा है गोल्गी अपार्टस और कैमिलो गोल्गी। समटाइम वी कॉल्ड इट द गोल्गी बॉडी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मटेरियल सिंथेसाइज इसने किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स,
इसे पैक करने का, डिस्पैच करने का काम कौन करता है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर सेल के बाहर कौन करता है, थ्रू द गोल्गी अपार्टस और गोल्गी बॉडी। ओके, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स, है ना। देखो गोल्गी बॉडी का काम क्या है, काम ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, either it is the lipids or the fats or by the help of rough endoplasmic reticulum with the help of ribosome they prepare the protein वाला synthesis, ठीक है। तो उन सब चीजों को ये स्टोर करने का काम करता है, क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है भैया। ओके, ये मॉडिफिकेशन का काम करता है एंड ऑल्सो ये पैकेज करता है उन प्रोडक्ट्स को इन वेसल्स में एंड ट्रांसपोर्ट करता है इन एंड आउट द थ्रू आउट द सेल, ठीक है, क्लियर है। ओके, गोल्गी अपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रेड मार्कर्स हाइलाइटेड है। देखो आप गोल्गी अपार्टस जो है इन्वॉल्व होता है ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है भैया, ओके, लाइसोसोम क्या है, ये एक ऑर्गेनेल है ऑफ द सेल, ठीक है। इस पे क्या होती है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है। करता क्या है, जब ये हार्मफुल थ्रेड को आइडेंटिफाई करता है, रियलाइज करता है, ठीक है, देन ये बर्स्ट करता है एक इंजाइम को खुद पे और वो सेल को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। ये सब काम है लाइसोसोम का, है ना। ओके, इसकी एंजाइम कौन बनाता है बताऊंगा ये भी, ठीक है। अभी पहले ये देखो, इस लाइसोसोम को कौन बनाता है, ठीक है, गोल्गी अपार्टस बनाता है लाइसोसोम को। क्या क्या फंक्शन मैंने बताया यहाँ पे अभी तक आपको, गोल्गी बॉडी का स्टोरेज का काम बताया, मॉडिफिकेशन बताया, पैकेजिंग बताया, है ना, एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लाइसोसोम है ना, दीज एंजाइम्स आर मेड, कौन सा एंजाइम भैया, अभी जो मैं आपको बता रहा था, है ना। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी भैया, बट इसके अंदर का एंजाइम कौन फॉर्म करता है, एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इन सब चीजों को, ठीक। ओके, देखो अभी क्या करते हैं आप, सारी चीजों को रीड आउट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक एंड करते हैं, है ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। मैं करवा रहा हूँ ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाँ, बिकॉज अब आप पढ़ो कि देखो ना, यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दे रखी है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली क्लास 9 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्या पढ़नी है, आपको पढ़नी है ये चीजें जो पेपर में आती हैं, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, देखो आप, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बात कर रहा था मैं इसके बारे में, ठीक है। लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, ओके। नेक्स्ट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत अच्छे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने मेम्ब्रेन कवर होते हैं भैया, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक। देखो इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ना एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में ये निकलते हैं। देखो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी इज द, अगर आपको जाननी है याद रखना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे एडीपी भी लिखा है, ठीक है, जगह पे डी होता है, ठीक है, वहां पे क्या पढ़ते हैं इसको, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट रीड कर सकते हो, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज organelle in the sense that they have their own DNA and ribosome, समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये ऑर्गेनेल है बट इसके पास खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, ठीक। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, प्रोटीन क्यों बना सकता है, बिकॉज दे हैव द राइबोसोम, समझ पा रहे हो, यस। नेक्स्ट देखो प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्यों, बिकॉज ऑफ इसकी जो यूजेस हैं वो प्लांट में होंगी। देखो क्या यूजेस है इसकी, एक तो क्रोमोप्लास्ट, टाइप्स क्रोमोप्लास्ट हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट, कहाँ यूज होती है भैया, देखो जो प्लास्टिड है ना वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है, एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट कहने का मतलब जो कलर्ड प्लास्टिड होती है, एंड ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब जो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ओके, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कंटेन द पिगमेंट, है ना, कॉल्ड क्लोरोफिल, नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। देखो टाइप्स प्लास्टिड की 2 होती हैं, चीजों को फिर से समझो, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। प्लास्टिड 2 तरह की होती है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्लास्टिड होती है, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर आती है ऐसी प्लास्टिड जो कि पिगमेंट में जिसकी क्लोरोफिल होती है, ठीक, मीन्स वो ग्रीन कलर का होता है, तो उस वाले क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, उस वाले क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दैट इज क्लियर, ओके। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बताया अब मैंने अभी इसको कि राइबोसोम के माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, ठीक है। सेम प्लास्टिड के पास ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनेल्स हैव द डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ होगा, ठीक। वैक्यूल में आगे देखो, वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल बिकॉज they don't need to store foods, okay, while the plant cell have very large vacuole, ठीक है। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल सेल्स में अति स्मॉल वैक्यूल होती है, क्लियर है, ओके। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल में वैक्यूल होती है प्रेजेंट, वो काम क्या करती है, वो प्रोवाइड क्या करती है, वो इट प्रोवाइड द टर्जिडिटी, ठीक है, एंड रिजिडिटी टू द सेल, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, सेल डिवीजन का दो टाइप है, एक सेल डिवीजन में आता है माइटोसिस एंड दूसरा आता है मेयोसिस, ठीक है। देखो जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट तो आ गया आपका माइटोसिस एंड सेकेंड आ गया मेयोसिस, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, होती क्या है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना चीजों को, बातों को ध्यान से सुनोगे आप, है क्या। देखो माइटोसिस मतलब क्या होता है, daughter cell have the daughter cell have the same number of chromosome as the mother cell। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास होंगी, डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगी, ठीक है। इस वाले डिवीजन का, इस वाले डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बस इतना जानो, बिकॉज ये एनसीईआरटी में लिखी है तो एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में देता है, ठीक है, किससे कि क्रोमोसोम डिवाइड किस पे होता है, किस पे सेम रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखो आप म्यूसिस वाला पोर्शन, म्यूसिस वाले डिवीजन में क्या होता है, द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो न्यू सेल जनरेट होगा मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे हैव, ठीक है। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल, ठीक। यहाँ पे ये कौन सा पोर्शन का था, ये मियोसिस का था, ठीक। मेटोसिस में क्या था, मेटोसिस में ये है कि जितने डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सेम ये मदर सेल के पास भी होंगे, ठीक है। एंड म्यूसिस में क्या होती है कि डॉटर सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो आधा ही ट्रांसफर होता है जितने एज कंपेरिजन टू द मदर सेल, ठीक। ये क्या है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, दो पार्ट है, मिटोसिस एंड मेयोसिस, दैट इज इट। इतना जानो बस कि हमारा चैप्टर क्लियर हुआ, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एक चीज याद रखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्लास्टिड के अंदर दो चीजें आती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हमने क्रोमोप्लास्ट तो पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट रिलेटेड है किससे, कलर से, एंड ल्यूकोप्लास्ट रिलेटेड है कलरलेस प्लास्टिड। बट ये काम ये करता है, प्राइमरी फंक्शन इसका स्टोरेज का, यस, वैक्यूल का भी काम है टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करना एंड स्टोरेज का, एंड ऑल्सो ल्यूकोप्लास्ट का भी सेम काम है स्टोरेज का, ओके। नेक्स्ट देखो, क्या खत्म हो गया, अभी खत्म कहाँ से होगा, अभी तो बेहतरीन स्टार्ट हुआ है, देखो है ना, सारी कवर करवाऊंगा, पूरी पूरी बायो अभी वन गो में, ठीक है, ओके। हाँ, टिश्यू पढ़ते स्टार्ट करते हैं हम, देखो, द वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको, ग्रोविंग कह सकते हैं और मेरिस्मेटिक टिश्यू, दो पार्ट में। फर्स्ट तो आ गया मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड आ गया परमानेंट टिश्यू, क्लियर है। दो तरह के टिश्यू होती है, ठीक है। आगे देखो, द प्लांट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट्स का ग्रोथ ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, किसी, देखो पूरे प्लांट्स में कभी कभी ग्रोथ नहीं होता, किसी एक सर्टेन पोर्शन पे ग्रोथ होता है,
वाई, दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू, है ना, जो टिश्यू वहां पे प्रेजेंट है, इट मेक्स कि वो टिश्यू लार्जली बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हो, ठीक है। देखो ऑल्सो नोन एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस वाले टिश्यू क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। बताता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या क्या सी चीजें आती हैं, ठीक है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड, इस वाले पोर्शन पे देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल एंड लेटरल एंड इंटरकैलरी। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक तो फर्स्ट एपिकल हो गया, एक दूसरा लेटरल एंड तीसरा इंटरकैलरी। एपिकल विच मीन्स जो हमारे पास ऊपर सूट में होता है, ठीक है। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड दूसरा इंटर कैलरी जो हमारे पास नॉड्स में होती है, देखो इस वाले नॉड्स में होगी, ये हो गया इंटर कैलरी, ठीक। लेटरल मतलब ये पूरा गर्थ में, इस वाले पूरे गर्थ में, ठीक है। इस पे कौन सी टिश्यू होती है जो ग्रो कर रही होती है, लेटरल। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा होगा आपने, एग्जांपल देखो बताता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, छोटा सा प्लांट है। उस वाले प्लांट में आपने देखा होगा उसकी स्टीम कितनी पतली होती है, बट टाइम के साथ वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मोटी हो जाती है। कैसे होती है वो, होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। इंटर कैलरी जो हो गया, जहाँ नॉड बनती है ना, वहां पे ये कैसे ग्रो होता है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से होती है। ऊपर सूट लार्जली ऊपर ग्रो कैसे होता है, वो इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप ऑफ स्टीम, है ना, ऊपर टिप पे एंड रूट पे, बहुत जगह पे, है ना, प्लांट्स के ऊपर सूट पे भी एंड रूट पे भी, ठीक। एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टीम एंड द रूट, ठीक। नेक्स्ट देखो, द गर्थ ऑफ द स्टीम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और कैम्बियम। हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और मेरिस्टीम को क्या कहते हैं, कैम्बियम भी कहते हैं। कभी कभी याद रखना, पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसे भी देगा दो नामों से, ठीक है। आपने पढ़ा इंटर कैलरी, लेटरल एंड मेरिस्टेमेटिक, और आपने ये पढ़ लिया एपिकल, ठीक है। बट लेटरल को हम कहते हैं कैम्बियम भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इंटर कैलरी मेरिस्टीम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नॉड, ठीक, ये नॉड में पाई जाती है। इतना ही जानना था, देखो इतना सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीजें हैं, ठीक है। देखो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल। ये सारी चीज याद करोगे आप। फिर से बताता हूँ, सुनो ध्यान से चीजों को। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कौन सी, एपिकल, लेटरल, और वी कैन से कैम्बियम और इंटरकैलरी, इसमें क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है, थिन सेलुलोज वॉल होती है, एंड इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, दे लैक वैक्यूल, उसमें वैक्यूल नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम किस पे, हम रीड आउट करेंगे परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। देखो परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इस पे आती है पैरेन्काइमा पढ़ेंगे, इसके अंदर कॉइलकाइमा पढ़ेंगे, स्केलेकाइमा पढ़ेंगे, ठीक। देखो पैरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन टी सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सबसे मोस्ट कॉमन कौन है, ये पैरेन्काइमा होती है, ठीक है, जो कि लिविंग होती है। ये क्यों बता रहे हो भैया, कुछ डेड भी होती है क्या, ऑब्वियसली कुछ सेल्स डेड भी होती है, बताऊंगा आगे कौन सी। दे आर लिविंग सेल, बट पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, क्या स्टोर करता है, ये फूड स्टोर करता है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल, किस पे, पैरेन्काइमा पे, ऑब्वियसली नॉट परमानेंट टिश्यू पे। बताता हूँ नाम क्या है, देखो, इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन इट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है। एंड जब परमानेंट टिश्यू में जब वो क्लोरोफिल कंटेन करने लगे, एंड ऑल्सो दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस अगर वो कंप्लीट करने लगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे हम, उसका नाम हम देते हैं कॉलेनकाइमा, है ना। देखो इतना आसान है, इजी लग रहा है, चीज आसान लग रही है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी है, ठीक है। देखो इन एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा, ओके, टू हेल्प देम फ्लोट, है ना। बात चीज समझ में आ रही, कुछ चीजें देखो, आपने देखा होगा रिवर पे, लेक पे, पॉन्ड पे क्या होती है, कुछ प्लांट्स फ्लोट कर रही होती है, कैसे फ्लोट कर रही होती है ना,
बिकॉज ऑफ ना उनके जो पैरेन्काइमा होता है ना उनके अंदर कैविटी होती है। क्या सारे पैरेन्काइमा के अंदर कैविटी होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, लार्ज एयर कैविटी है ना, उसके अंदर एयर फिल्ड हो जाती है। ठीक है, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। ओके, सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। ठीक, नाम याद रखो। देखो, थोड़ा सा फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, नेम ऑब्वियसली चेंज हो जा रहा है, नेम पूरी तरह से चेंज हो जा रहा, देख पा रहे हो? यस, पैरेन्काइमा ही है बट उस पे कैविटी ज्यादा हो गई ना, तो क्या कहेंगे हम उसे? एरेन्काइमा। ओके, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड द कॉलोनिकाइमा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, कॉलोनिकाइमा क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस कैलोनिकाइमा होती है डेड सेल, इसलिए बताता कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है। ठीक, देखो यहाँ पे yet another type of permanent tissue is sclerenchyma। ठीक है, it is the tissue which make the plant hard and stiff। क्लियर है? देखो, जैसे कहाँ पे कहाँ पे देखा होगा आपने, है ना? एग्जाम्पल देखो, लिख रखा है यहाँ पे, कहाँ पे देखा होगा आपने? जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, यू हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर देखा होगा ना, वहां पे कौन सा सेल होता है? वो कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है? वो होता है स्केलेनकाइमा। ठीक है, ये होता है हमारे पास डेड सेल। ओके, नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पोर्शन है, ठीक, और सरफेस वाला पोर्शन ऑफ अ लीफ, और वी कैन से दैट द लेटरल व्यू। ठीक है, और लेटर और सरफेस व्यू ऑफ अ प्लांट ऑफ अ लीफ। ओके, इस पे क्या होती है? ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये अलाउ करती हैं चीजों को इन एंड आउट होने से, कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, गार्ड सेल हेल्प। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसे कहते हैं हम गार्ड सेल, एंड दिस इज द बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसे कहते हैं स्टोमाटा। सब लोग जान रहे होंगे ऑब्वियसली, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द एपिडर्मल सेल। ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो, परमानेंट टिश्यू में कुछ चीजें आती हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, दो चीजें। ये परमानेंट में तो ऑब्वियसली आती है, तो परमानेंट में हमने क्या पढ़ा? एक पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, एरेन्काइमा एंड कॉलोनकाइमा। चार हो गए क्या? हाँ भैया, चार हो गए, बिकॉज ऑफ द वी हैव इंक्लूड द एरेन्काइमा। ठीक है, ओके। देखो, ये आती है कॉम्प्लेक्स में, है ना? कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो क्या होती है चीजें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे फ्लोएम, है ना? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स है? सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, है ना? फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये होती है टाइप्स ऑफ फ्लोएम की टाइप्स। ओके, किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, देखो, अब बहुत सारी चीजें आपको वन गो में याद ना हो रही होंगी, कोई बात नहीं, है ना? इसको और भी बार पढ़नी है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कितनी बार आप रीड आउट करोगे इसको, यू विल डेफिनेटली, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी यार। ठीक है, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर इट वेरी वेल। ओके, सो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो, मेरी कवर करवाने के बाद, ठीक है, जितनी भी हाईलाइट चीजें हैं, इसे गो थ्रू करने में हमको हार्डली इट टेक्स 1 आवर और 45 मिनट मिनिमम। ठीक है, सो एक बार आप सारी चीज़ों को गो थ्रू करोगे, ऑब्वियसली टेलीग्राम ग्रुप पे जिसने भी ज्वाइन नहीं करा हो जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चैनल चैनल नेम है टेलीग्राम का, वो सेम ऑफिसर साहब है। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे ज्वाइन करो उस चैनल को। ठीक है, एंड जो भी नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, है ना? हम कुछ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो बॉडी से रिलेटेड हो, और वी कैन से दैट द एनिमल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भैया, है ना?
सबको पता होगा ऑब्वियसली, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। क्या होता है, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द lining of the blood vessels, lung alveoli, and the kidney tubules are also all made up of epithelial tissue। क्या क्या चीजें थी फिर से रिमाइंड करो, बिकॉज ऑफ पेपर में ही पूछता है, ठीक है। स्किन वाला पोर्शन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वोलाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारी मिलकर बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। पिक्चर देखोगे, देखो ये है हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। सारे फिगर दे सकते हैं, एनसीईआरटी में ऑब्वियसली दे रखी है सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट मूविंग हियर, द ओइसोफेगस जो है ना हमारे पास, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ओइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम का टाइप है स्क्वामस, ठीक है। अभी देखो, आप टाइप देखोगे बहुत सारी एपिथेलियम की। एक तो हो गया हमारे पास स्क्वामस, एक हो गया हमारे पास यहाँ नेक्स्ट देखो नीचे क्यूबॉइडल, ऐसे टाइप्स है। एक है सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे हमने पढ़ रखा था ना अभी एपिथेलियल वाला पोर्शन, ठीक है। बेरियर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ब्लड वेसल्स, लंग एल्वोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, एपिथेलियल टिश्यू मिलकर बनी होती है, ओके। एंड यहाँ पे देखो ओइसोफेगस वाला पोर्शन, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये स्क्वामस एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है। इसे याद रखना, नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है विथ क्यूब शेप्ड cell form the lining of the kidney tubules and duct of salivary gland, very important, ठीक है, which it where it provide mechanical support, ठीक है, ओके। जो हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल है उसमें वो कौन कौन से चीजों को फॉर्मेशन करती है, और यू कैन से दैट कि कौन कौन सी बॉडी की ऐसी पार्ट जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की यूज हुई है, वो हमारे पास आ जाती है लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट, ओके। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, here it is the connective tissue, bone is another example of connective tissue। मैंने अभी क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, ऊपर कुछ पढ़ा था ना कि ब्लड है ना इज अ टाइप ऑफ connective tissue, okay। here it is the bone is also another example of a connective tissue, clear है। देखो, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू each other, कैसे, बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, हाँ, याद रखो इस चीज को, लिगामेंट। जब एक बोन दूसरे बोन से जुड़ेगा तो उसके बीच वाले पोर्शन को क्या कहेंगे हम, कौन से, कैसे जुड़ता है वो, लिगामेंट से जुड़ता है। किसके हेल्प जुड़ता है वो, लिगामेंट से। एंड जब टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, एंड जब एक बोन दूसरे मसल से जुड़ेगा तो वो कैसे जुड़ेगा, इट, है ना, इट कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेंडन। आपने सुना होगा लिगामेंट टेंडन, है ना, कंफ्यूज नहीं करोगे, बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। जब बोन बोन से कनेक्ट करेगा तो वहां पे कौन सा टिश्यू आएगा, वो आएगा लिगामेंट। एंड जब बोन मसल से कनेक्ट करेगा तो कौन सा टिश्यू आएगा, वो आएगा हमारे पास टेंडन, ओके। नेक्स्ट देखो, एरुलर टिश्यू क्या कहते हैं इसको, इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल, है ना। देखो आपके स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू काम करता है, वो है एरुलर टिश्यू, है ना। आई होप जिसने भी एनसीईआरटी आज तक नहीं पढ़ी होगी ना इन सब चीजों के बारे में, आई डेफिनेटली कैन से हो कि इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि इतनी भी चीजें पढ़नी होती है, ठीक। बेसिकली दिस सेशन फॉर द साइंस वाला पोर्शन ऑब्वियसली सीडीएस वाले करोगे एंड एनडीए वाले करोगे, ठीक। एंड सम ऑफ द पार्ट कुछ अदर एग्जामिनेशन की भी होती हैं वो आप कर सकते हो, ठीक। देखो नेक्स्ट, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। मसल्स के पास भी स्पेशल प्रोटीन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये वन लाइनर है, बस दिमाग में याद रखना कि नाम क्या है, ठीक है। देखो चलो, आई होप कि हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना, इतनी बहुत ही कम टाइम पे, ठीक है। चलो देखो कुछ चीजें रीड आउट करो। प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन सा बताया मैंने, एक मेरिस्टेमेटिक, एक दूसरा परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में 2 होती हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक में क्या क्या होती थी, याद है, भूल गए, याद करना दोबारा जाके, ठीक है।
जो बताया हमारे इसमें टिश्यू में एपिकल, लेटरल, कैम्बियम, याद आया? ओके। देखो, पैरेन्काइमा, कोलिनेकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास आ गया फिजिक्स वाला पोर्शन। ये भी मैं कवर करवाऊंगा सारा फिजिक्स, ठीक है, फॉर्मूले के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट होती है। बट अभी नहीं, अभी हम हैं बायो वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया बायो फॉर द नाइन्थ वाला क्लास, ठीक है। एंड हम टेंथ वाले पे मूव इन करेंगे। देखो, फर्स्ट हमारे पास चैप्टर क्या है, ये आ जाती है लाइफ प्रोसेस, ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, देखो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एंड देखेंगे हमारे पास है क्या। लाइफ प्रोसेस में क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे, ये देखो सारी चीजें रीड करोगे? ऑब्वियसली नॉट, है ना, आप कर सकते हो, ठीक है, बट अभी टाइम कम है तो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको, वो देखो पहले, बिकॉज आई हैव रीड द होल बुक, ठीक है। सो देखो, द मेंटेनेंस फंक्शन, एक सेकेंड, हाँ, ओके, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जब वो कुछ ना भी कर रहा होता है ना, तो लिविंग सेल्स की जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो पर्टिकुलर चलती रहती है, ठीक है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, वो चलता रहता है, वो रुकता कभी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, व्हेन इवन इवन व्हेन, है ना, वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, ओके, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, तब भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये कुछ नहीं खानी है, इस पर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फोकस मत करो। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अपना टाइम पहले सेव करो, है ना, जितनी जल्दी चीजें कवर हो सकती है उतनी जल्दी कवर करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे देखो, द कार्बोहाइड्रेट, इस वाले पोर्शन में फोकस करो। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। समझ पा रहे हो? हम जो फूड इंटेक करते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है, ऑब्वियसली। तो वहां से जो हमारे पास बॉडी में जितनी सारी चीजें, मिनरल्स आती हैं, विटामिन आती हैं, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आती है, देखो वो क्या करता है, बॉडी इमिडिएटली उस चीज को यूज ना करके उसको स्टोर करता है कुछ फॉर्म में, ठीक है। तो सेम ये प्रोसेस होता है हमारे पास एनिमल सेल में भी एंड प्लांट सेल में भी, ठीक है। तो एनिमल सेल जब जो है वो, तो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक। आगे पढ़ो, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ओके। मीन्स ये हो गया कि जो प्लांट सेल में कहते हैं ना, इस जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसे कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। बट नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे, इन समवट सिमिलर सिचुएशन एज वीन अस, सम ऑफ द एनर्जी, है ना, देखो, डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट, इट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। क्लियर है? देखो क्या है, एनिमल सेल में जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एंड प्लांट में जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से, ओके, वेरी इजीली। चलो देखो नेक्स्ट, ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है, याद करोगे पूरा, लर्न करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूरा रीड आउट करोगे, लर्न करोगे। देखो क्या है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, है ना, 6 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 यूनिट वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। क्या ये फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 प्लस रिलीज करेगा ये 6 यूनिट ऑक्सीजन प्लस 6 यूनिट वाटर, ठीक, याद रखोगे ये, एंड भूलोगे नहीं इसको, बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्या कहते हैं हम इसे? इसे कहते हैं हम बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस करने के ये क्यों डाला गया 6, ये 6 क्यों डाला गया, 12 क्यों डाला गया? क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना, इसलिए, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन ही स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए। तो ये याद करोगे आप, 6, 12, 6 एंड 6, ओके, ये याद कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे आ जाओ, ये देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। होता क्या है वो देखो, लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चीजें होती क्या रहती हैं, है ना। देखो पहले क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है,
दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो आप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे देखो, ये लेने तू मार कर, ओके, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या बना रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये बता रहा इस वाले प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही होती है। ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है, तो एज इट इज सारी चीजों को याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इमीडिएट intermediate which are acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the daytime। कह रहा वो कि रात में जो डेजर्ट प्लांट्स होती है वो क्या करता है, अपने फूड को आधा प्रिपेयर करता है ना, उसके बाद जो दिन में जब एनर्जी वो ले लेता है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, देन दे विल मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ जाओ इस वाले पोर्शन पे, हाँ, हाँ जी देखो, क्या है, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। करता क्या है, ये जो हमारे पास गार्ड सेल है, ये करता क्या है, जब इसे जरूरत होती है अपने इस पोर्स को खोलता है, ठीक, एंड जब जरूरत नहीं होती है इसको बंद कर लेता है, यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको बी वाले पोर्शन पे ऐसा, ठीक है। क्या क्यों ऐसा ओपन करता है, द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। कौन हेल्प करता है इसे खोलने और बंद करने में, ये हेल्प करता है गार्ड सेल, ठीक, क्लियर है। एक चीज और देखो, द गार्ड सेल स्वेल, है ना, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब वाटर इसके अंदर जाएगा ना तो गार्ड सेल स्वेल करेगा, मीन्स फूलेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस, बंद हो जाएगा इफ द गार्ड सेल श्रिंक, गार्ड सेल जब श्रिंक करेगा तो ये पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगी। अच्छी बात है, ये रोज कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है ना, रियली बहुत अच्छी लग रही है, चलो ऑब्वियसली यार, रुको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, चलो देखो यहाँ पे, ओके, इट्स वेरी नाइस। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये वाला पोर्शन रीड आउट कर सकते हो तुम, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। एंड न्यूक्लियस सुडोपोडिया, ये अमोबा का हमारे पास लाइफ साइकिल है, और यू कैन से न्यूट्रिशन साइकिल है, ठीक है। फूड पार्टिकल पहले यहाँ था, देन इसके अंदर आ गया, सुडोपोडिया इसे कहते हैं, फिर इंगल्फ किया, ऐसे हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट वाली चीजों पे, ये देखो यहाँ पे क्या है, द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, है ना। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास ओइसोफेगस की। यहाँ पे देखो ये जो ओइसोफेगस वाला पोर्शन है, इस पे क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, इस प्रोसेस कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ओके। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखोगे मूविंग फर्दर, देखो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन, जस्ट अ सेकंड, हाँ, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक। द लाइनिंग, है ना, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। डेंटल केयर यहाँ पे है, एक डेंटल केयर से मुझे कुछ याद आया, आप याद कर लेना टीथ्स की टाइप्स, जो है ना टीथ्स की टाइप्स होती है ना, मोलर, प्री मोलर, कैनन, वो याद कर लेना, ठीक है। हाँ ओके, रीड आउट करेंगे एक बार, इधर पढ़ते से रुको, देखिए, डेंटल कैरीज केयर्स और टूथ डिके काउजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड डेंटाइन, ठीक है। इट बिगिंस विद बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर
produce acids that soften or demineralize the enamel. Masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth and to form dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize acid as plaque cover the teeth. Brushing the teeth after eating remove the plaque before the bacteria produces acid. If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. इंपॉर्टेंट कोई चीजें नहीं है, ठीक है, बस बता रहा बेसिक। ओके, जो बताया वो कर लेना। टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक। नेक्स्ट देखो, यस, यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे। कैसे ब्रेक डाउन होता है? फर्स्ट थिंग, जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे के 6 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म पे होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे कैसे भैया? ये बात कुछ समझ नहीं आई? तो चलो देखो, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। हमने अभी जस्ट स्ट्रेट आउट करा कौन से वाले पोर्शन पे? फर्स्ट पोर्शन पे। ओके, यहाँ पे देखो, दिख रहा कुछ? ग्लूकोज इरेज करने दो, फिर दिखेगा आपको। देखो ग्लूकोज कितना पार्ट है वो देखो, पहले बताओ। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना। बस यही तो कह रहा था, वहां पे ग्लूकोज होती है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। यस, कंप्लीट करो यहाँ से। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो इन पायरुवेट, इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये टूटता है, ये ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के फॉर्म में, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होती है, प्लस ये एनर्जी रेडिएट करता है और इमिट करता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, कौन कौन से फॉर्म में जो हमारे पास जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वो ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट तो होगा जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दूसरा होगा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एंड तीसरा होगा जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो लैक और एब्सेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रेजेंस का मतलब तो पता है कि ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होगी। लैक का, एब्सेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन जीरो, एंड लैक का मतलब होता है ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा कम आ रहा होगा, बट ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसे कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। देखो यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पोर्शन है वो किस पे होगा? इन येस्ट, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा ये प्रोडक्ट? क्या रिलीज करेगा? ये इथेनॉल रिलीज करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक, इन 2 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म पे। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या प्रोडक्ट रिलीज करेगा? वो लैक्टिक एसिड फॉर्म रिलीज करेगा प्लस एनर्जी। क्या देगा वो? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इन आवर मसल सेल्स। यस, जब आप रनिंग करोगे तो देखोगे मसल्स क्रैम्प्स आ गई होंगी, ठीक है। उस वाले पोर्शन क्या हुआ होता है? उस वाले पोर्शन पे हुआ होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया होता है, ठीक है, ऐसा। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, किस पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। प्रोडक्ट क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पेपर में देता है, ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे क्या प्रोडक्ट रिलीज करेगा, एंड ऑल्सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल या 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स या कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स पे ग्लूकोज होती है, ये सारी चीजें पूछता है वो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये आप कवर करोगे, ठीक है, याद करोगे, एंड इसे आप रिमेम्बर करोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मूव फर्दर, नेक्स्ट आ जाओ। ये कुछ एटीपी लिखा है, ठीक है, क्यों है? अगर पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, ठीक है। एटीपी से पी तक, एडीपी तक कैसे जाते हैं वो है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, जो एयर हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन है वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जो ऑक्सीजन हमारे वाटर में डिजोल्व होती है। वाटर मीन्स जो लेक हो गया, पॉन्ड एंड रिवर्स वाला पोजिशन, इस वाले पे जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम होती है, ठीक, डिजोल्व होती है बहुत लो। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक, इसके वजह से जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई। जो रेट होता है ब्रीदिंग का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इज मच फास्टर, एक्वेटिक एनिमल्स फास्टर ब्रीथ करते हैं देन सीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, रीजन यहाँ पे क्लियर है, बिकॉज ऑफ कि जो ऑक्सीजन होती है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वाटर में डिसॉल्व, एंड सराउंडिंग्स में तो ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन ही है। ओके, नेक्स्ट देखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पे हमारे पास है, जिसे आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये हमारा एल्वोलाई जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है,
वन थिंग यहाँ से नोट करना, ये चीज याद रखना सीक्वेंस में, ठीक है। फर्स्टली आता है हमारे पास क्या, नसल पैसेज, फिर उसके बाद फारनेक्स, फिर लारनेक्स, फिर ट्रेकिया, ठीक, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन, ओके। द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, ठीक, याद रखी चीजें, ओके। Just a second. Affinity for oxygen. Okay. And the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. Yes, correct है। ये वाले पोर्शन में कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन बात करेंगे हम किस पे, हार्ट पे एंड पूरा बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पे, ठीक। तो हार्ट वाले पोर्शन पे क्या है, फर्स्ट थिंग कि दिस इज आवर राइट वाला पोर्शन, दिस इज आवर राइट वाला पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड दिस इज आवर लेफ्ट वाला पोर्शन फॉर द हार्ट। यहाँ पे आपको सारे लेफ्ट दिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपको दिखेगी राइट एट्रियम, ओके, एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक। याद रखोगे ऐसे स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन कहा जाता है वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी एंड राइट एट्रियम, वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल, दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल, ठीक। ये इधर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ये जो सेपरेट कर रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेप्टम। वी कैन से हियर इट इज द सेप्टम, द डिवाइडिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल को कहते हैं सेप्टम, ठीक है। ये याद रखोगे फर्स्ट थिंग। और दूसरा फिर ब्लड सर्कुलेट होता कैसे है बॉडी में, ठीक। ये ऊपर वाला पोर्शन से कहते हैं ऑल्टा, ओके। ब्लड सर्कुलेट होता कैसे है, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, वो याद रखना। यहाँ से चीजें जो आ रही होती है, देखो ऑब्वियसली जो हमारे बॉडी में प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन होता है, वो होता है आर्टरी, एंड इम्प्योर ब्लड कैरी कौन करता है, वेंस। बट जब पल्मोनरी ऐड हो जाएगा ना, तो याद रखना यहाँ पे केस उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी करता है प्योर ब्लड, ठीक। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग कुछ मैं हाईलाइट हाईलाइट कर देता हूँ। देखो हमारे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है, देखो लोअर बॉडी से थ्रू वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी, यहाँ लिख रखा है ना, देखो इस वाले पोर्शन से जस्ट हाँ मुझे ये मार्क कर लेने दो, ठीक है। देखो लोअर बॉडी से आ रहा होता है इम्प्योर ब्लड यहाँ पे, ठीक है, इधर से। एंड ऊपर वाले बॉडी से, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से आ रहा होता है यहाँ से इम्प्योर ब्लड, ठीक। अब इम्प्योर ब्लड इस वाले सेक्शन पे आता है, ठीक है, एंड इट गोज थ्रू हेयर, फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से ये जाता है, कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जाता है, ये कैरी करता है, याद रखना, इम्प्योर ब्लड को, ठीक। एंड यहाँ पे ये जाता है कहाँ तक, लंग्स के पास। एंड लंग्स से जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड क्लियर करके, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली ट्रांसफर होता है, वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इस वाले पोर्शन पे, नीचे देखो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इस वाले पोर्शन पे, ठीक। एंड यहाँ से ये कैरी होता है यहाँ तक लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस चीज इन चीजों को ना अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। लेफ्ट और लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट एंड राइट ऑर्ट्रियम वेंट्रिकल सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वल्व लगा होता है, डाइकॉस्पिड वल्व, ट्राइकॉस्पिड वल्व, वो सारा यहाँ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये किससे बना होता है, पुरकिंजे फाइबर से की भी, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये बताना मैंने अभी, है ना, सेम यहाँ बता रखा है, देखो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे देखो, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हार्ट है एंड के वेन्स आ रही है, तो वेन्स आ रही है इम्प्योर ब्लड लेके, ठीक। ये आ गया फ्रॉम बॉडी, यहाँ तक आया, ये कैरी क्या, पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, ये लंग्स कैपिलरीज इसे प्योरीफाई करेगी, एंड देन यहाँ से हमारे पास आएगा हार्ट पे, एंड हार्ट फिर पंप करेगा यहाँ से, ठीक है, ओर्टा से होते हुए आर्टरी में, फिर जाएगा पूरे बॉडी में हमारे पास प्योर ब्लड, ठीक। ऐसे ये साइकिल चलते रहता है, काम करता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हाईलाइट करने दो, समझ आएंगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है,
एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और मेनी रेप्टाइल हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट्स। बट याद रखना क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, बट वो रेप्टाइल में आता है उसके बावजूद भी, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ चीजें यहाँ पे हैं क्या और भी, नहीं, एक फिशेस वाली होगी एंड एम्फीबियंस वाली होगी, ठीक है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड होता है, फिशेस में वो ओनली टू चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होती है, ठीक है। ओके। देखो इस वाले पोर्शन से पीवाईक्यू पहले भी पूछ रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, ऐसे रखोगे, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर स्टॉल और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सिस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर और ब्लड ब्लड जो होता है उसके उसमें ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्ट करता है इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल जब रिलैक्स करता है इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। एंड ये दोनों प्रेशर सेम होगा, ऑब्वियसली नॉट, डिफरेंस होगा, दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 120 mm ऑफ एच जी। एंड डायस्टोलिक में क्या होती है, 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल दो नाम है, एक तो देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड दूसरा बोलेगा कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ऐसे, ठीक है। तो क्लियर है ना इन सब चीजों पे, इन सब चीजों पे कंफ्यूज मत करना वर्ड्स पे, ठीक है। ओके। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाली बात आएगी और सिस्टोल वाली बात आएगी, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर उस पे होगा 120 mm ऑफ एच जी। एंड जहां पे डायस्टोलिक प्रेशर आएगी वहां पे होगी 80 mm ऑफ एच जी। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट देखो, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फैग्मो मैनोमीटर। ओके, स्फैग्मो मैनोमीटर, सबको याद होगी, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, एक चीजें कुछ और देख लो, यहाँ पे जो आर्टरी होती है ना, वो वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरी हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल बिकॉज इट कैरी द प्योर ब्लड, इसलिए, ठीक। ओके। नेक्स्ट देखो, स्लाइड करते हुए से, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है, वो अपने हमने देख लिया ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ से देख रहे होगे आप, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, हाईलाइट क्यों नहीं हो रही, हाँ, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री, है ना, एरो दिख रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा एंड वाटर वेपर निकल गया, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ये वाला इस वाले प्रोसेस को। ओके। water absorbed किया tree and then it uses the water, it takes it through with the help of xylem and takes to the leaves or the stem, ठीक है। and then with the help of not with the help of, by the help of sunlight it radiate, okay, and takes the transpiration, okay। जो हमारे पास वाटर की कंजप्शन होती है, वो कुछ तो वाटर कंज्यूम करता है प्लांट एंड कुछ वाटर जो है वो इवोपोरेट होती है किस फॉर्म में, उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो ये वाटर लॉस का प्रोसेस है ना। नेक्स्ट देखो, एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस, याद रखना सीक्वेंस से क्या याद रखोगे, पहले आता है यहाँ पे किडनी, ठीक, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड फिर यूरेथ्रा। सीक्वेंस याद रखना, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो, पहले किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, दैट इज इट। लोकेशन कहाँ होती है, इन द एब्डोमेन, पेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास नेफ्रॉन है, बट इससे क्वेश्चन नहीं आती, एनडीए वाले रीड आउट कर सकते हो, एनडीए वाले पढ़ सकते हो उसे, सीडीएस वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस, ठीक, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन इन प्लांट, देखते हैं कुछ चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्या दे रखा, ऑक्सीजन itself can be through thawed
of as a waste product generated during the photosynthesis. We have discussed earlier how plant deal with the oxygen as well as the CO2. We can get rid of excess water by transpiration. ठीक है, जब एक्सेस वाटर हो जाती है प्लांट में तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए गेट रीड ऑफ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस फॉलो करता है. फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूजेस द फैक्ट दैट द मेनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट फ्रॉम डेड सेल एंड दे दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स such as leaves. Many plant waste products just stored cellulose. Vacuous waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resin and gums. Not much important. ठीक है. Other waste products are stored as resin and gums, especially in old xylem. Okay, plants also excrete some waste substance in the soil around them. ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सभी को. चीजें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ. इन ह्यूमन बीइंग, देखो इन ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीशन an excreted product in the form of soluble nitrogen compound are removed by the nephron in the kidney. ठीक है, कौन नाइट्रोजन कंपाउंड को रिमूव करता है? नेफ्रॉन करता है, जो कि किडनी में होती है. ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को किसे कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं. क्लियर है? ओके, ये फाइनल पेज था एंड वी मूविंग टू द सेकंड वाला पोर्शन, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, कुछ चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है. ठीक, वीडियो बस लास्ट होने वाली है. ठीक है, कवर करेंगे बहुत फास्टली. ठीक है, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे एंड ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ोगे. ठीक, कुछ चीजें यहाँ पे देखो, ये आती है न्यूरॉन. न्यूरॉन किससे बना होता है? न्यूरॉन का पार्ट है एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ठीक, डेंड्राइट एंड न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल बॉडी. ठीक, देखो यहाँ पे एक गस्टेटरी रिसेप्टर जो है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, है ना, वाइल द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल. जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो क्या स्मेल कर, वो क्या डिटेक्ट करेगा? वो डिटेक्ट करेगा स्मेल को, एंड गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा टेस्ट को. क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, ठीक है, जो है, और न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करेगा? वो विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स. ठीक है, करेगा कौन? न्यूरॉन करेगा, और वी कैन से नर्व सेल. ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो, मूविंग फॉरदर. देखो इतनी सारी जो चीजें लिख रखी है ना, इतनी बड़ी बड़ी पेजेस सारी पढ़नी नहीं होती. ठीक है, ऑब्वियसली जो वन टाइम रीड आउट करोगे वो सारे रीड आउट करोगे. ठीक है, तो मैंने वो मेहनत कर लिया, देन आफ्टर मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगा, फिर तो आप समझो बहुत घंटे लग जाने हैं. ठीक है, बट हियर आई कम हियर टू गिव यू द ओनली क्रिस्प कंटेंट. ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज इट. ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे? थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट if the nerve that detect heat were to be connected to the nerve that move muscles in a simpler way. Okay, next पढ़ते हैं यहाँ पे, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such connection is commonly called as a reflex arc. ठीक, जैसे कि देखो हम किसी चीज गर्म चीज को छूते हैं एंड सडनली हम क्या सोचते हैं ऐसे कि नहीं इसे हाथ हटाना है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट. हमारा जो हैंड है वो डेफिनेटली बिना कहे रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. बट रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे कहेंगे अब रिफ्लेक्स आर्क. बताता हूं कैसे होता है. ठीक है, ओके, देखो यहां स्पेस है, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, क्या बता रहा हूं, देखो दिस इज अ स्टिमुलस. सर रेड कर देता हूं, है ना. ओके, एंड देन रिसेप्टर. ओके, then sensory neuron,
देन रिले न्यूरॉन, क्या है बता रहा हूँ सारी चीजें जो पहले लिखने दो मुझे। मोटर न्यूरॉन, ठीक। देन आओगे इफेक्टर, देखोगे ना पीवाईक्यू में ऐसे लिख रखा होगा सारी चीजें, ठीक है। एंड देन रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग स्टिमुलस होता है ना, स्टिमुलस से हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास आता है रिसेप्टर में आता है, ठीक है। डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर की हेल्प से। देन ये जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक। देन जाता है ये रिले न्यूरॉन के पास, एंड देन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जाता है मोटर न्यूरॉन के पास, एंड देन इट, जस्ट अ सेकेंड, स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है, रिले हो गया एंड मोटर हो गया, ओके हाँ करेक्ट है। एंड देन इफेक्टर के पास, देन वो रिस्पॉन्स हम खुद पे देखते हैं, ठीक है। देखो इतना लंबा प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग स्टिमुलस आता है, देन रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, देन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा पूरा रिफ्लेक्स आर्क का केस है ना, पूरा पार्ट है। ये याद कर लोगे आप, ठीक है। नोट नोट डाउन करो, अगर कॉपी साथ में रखे हो। जो हाईलाइट कर रहा वो बेटर है कि बुक में ही इसे लिख लो, एंड जो हाईलाइट नहीं कर रहा बस वो बस देख रहे हो तो इट इज नॉट बेटर है। सो क्या करोगे आप, नोट करोगे कॉपी में, ठीक। ओके नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, ओके। नेक्स्ट ये वाले केस बहुत ज़्यादा आती तो नहीं है, बट एक बार देख लो। ब्रेन हैज थ्री सच मेजर पार्ट ऑफ रीजन, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेलेब्रम, ठीक है। ये दे तो रखा है बट नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द सीडीएस, सीडीएस के रिगार्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज देख लो, इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल सब सबको क्लियर है ना, बता दो एक बार। क्योंकि देखो वॉलेंटरी मसल किसे कहते हैं, इनवॉलेंटरी मसल, दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। बता देता हूँ फिर भी। देखो वॉलेंटरी मसल मतलब जो हम खुद से काम करते हैं ना, जिस मसल का यूज हम खुद से करते हैं। एंड इनवॉलेंटरी मसल जो हम खुद से, हमारे हाथ में नहीं होता उसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, इट मीन्स ऐसे मसल्स जैसे कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल से नहीं करते, तो वो किस मसल से बनी है, वो उस मसल को कहते हैं हम इनवॉलेंटरी मसल, ठीक। ये पूरी सारी चीजें इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ यहाँ पे देखोगे क्या बता रखा, देखो हाँ वन थिंग, जस्ट वेट, ओके। प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, है ना। प्लांट शो करता है दो तरह के मूवमेंट को, भैया कैसे। एक तो देखो डिपेंड ऑन ग्रोथ, जो कि ग्रोथ में ग्रोथ डिपेंड होता है, ठीक है। और दिख रहा होता है कि उसकी मूवमेंट हो रही है, बड़ी हो रही है। एंड दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मीन्स वो ओनली मूव करता है, ठीक है। देखो बात समझ में आई हो, आ गई होगी, ठीक है। अगर प्लांट छोटा से बड़ा हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है ना ग्रोथ पे, उसकी मूवमेंट हो रही है। एंड दूसरी चीज है, जब प्लांट ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, और हवा की वजह से या फिर कुछ अदर फैक्टर्स, थर्ड फैक्टर्स के हेल्प से वो अगर मूव कर रही है, तो उसे भी तो कहेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट। बस यही सीन है यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है। ओके बाकी ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है आपके रिगार्डिंग जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। ये कैसे होती हैं, जियोट्रॉपिक, जियो मतलब होता है ग्राउंड, है ना, अर्थ। तो जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा होगी ना उसे कहेंगे पॉजिटिव साइड, एंड जो अर्थ की तरफ नहीं है, जैसे कि ऊपर सूट वाला साइड और ये लीफ वाला साइड, तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक। ओके यहाँ पे देख लो एक चीज है कहाँ पे दे रखी है, ऑब्वियसली प्लांट केम हियर, plants who tropic in response to other stimuli as well. Okay, this upward and downward movement of shoot and root respectively in response to the pull of earth or gravity is obviously geotropism. क्या कहते हैं इसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, बस ये एंड है, ठीक है। फाइनली लास्ट में पहुंच गया है।
नेक्स्ट देखो आप यहाँ हमारे पास क्या आती है, हॉर्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स जो प्लांट के लिए बेनिफिट होती है एंड कौन से हार्मोन जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती बट फिर भी वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो when growing plant detect light, a hormone called auxin क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है एट द शूट टिप, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ठीक, when light is coming from the one side of the plant, auxin diffuse toward the shady side of the shoot। समझ आ रही है, क्या करता है वो, जो लाइट आ रही होती वन साइड से, तो जो ऑक्सीजन है वो दूसरे साइड से, जिधर लाइट नहीं है, सैडी साइड है, उधर वो डिफ्यूज करता है ऑक्सीजन अपने हार्मोन को। ठीक है, इससे क्या होता है, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, दस द प्लांट अपेयर टू बेंड टूवर्ड लाइट। ठीक, तब दिखता है हमें कि जो प्लांट है वो सन की तरफ मूव किए हुए दिख रहा। ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है ऑक्सीजन, ये कराता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ठीक, कुछ और हार्मोन हम देखेंगे यहाँ पे, जो प्लांट हार्मोन है, लाइक जिबरलिन है ना, और यू कैन से गिबरलिन। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ठीक, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन and it's and it is natural that they are present in greater concentration in the areas of rapid cell division such as fruit and seed। fruit and seed में साइटोकाइनिन लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, एक चीज और देख लो यहाँ पे, एक हार्मोन जो जरूरी है भी और नहीं भी, कौन सी है वो एब्सिसिक एसिड है ना, इज वन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकता है। क्यों रोकता है, बता दो क्यों रोकता है। इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स देखे होगे आप, वो रोटेट हो जाती है बहुत टाइम्स पे। ठीक है, उसको भी क्यों रोकता है, ये रोकता है इसलिए ना, अगर हार्मोन ना हो प्लांट्स में जो उसे इनहिबिट कर रहा हो, उसे रोक रहा हो, ग्रोथ को रोक रहा हो, तो प्लांट ना धीरे धीरे बहुत बड़ा, उसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्लांट कभी रुकेगा ही नहीं, वो जनरली क्या करेगा, वो ग्रो होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें एब्सिसिक एसिड होनी बहुत जरूरी है, जिससे वो ग्रोथ इनहिबिट करता है। ठीक, यहाँ पे देखो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, यहाँ पे देखते हैं चीजें हम कुछ, called adrenaline, that secreted from the adrenaline gland, locate this gland। okay, एड्रेनलिन होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, एड्रेनलाइन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू, ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होता है एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड में सेक्रेट करने का रीजन क्या है, बिकॉज इसे 3F पे कहता है ना, क्या 3F का मतलब होता है, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ठीक है, यस, तो हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स चाहिए जब ये डर रहा होता है, इसे रिस्पॉन्स चाहिए होती है, तो एड्रेनलिन है ना, कम इंस्टेंट रैपिड रश के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे एड्रेनलाइन हेल्पफुल होती है एंड ये कहाँ डायरेक्टली सेक्रेट होती है, ये होती है इनटू द ब्लड। बस ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, यहाँ पे आ जाओ ह्यूमन में, यहाँ पे कुछ चीजें हैं थोड़ी सी, वो देख लेते हैं थायरॉक्सिन के रिगार्डिंग, बस देन क्लियर है हमारा। ओके, थायरॉक्सिन में क्या है देखो, यहाँ पे फर्स्ट थिंग पीवाईक्यू है, याद रखोगे चीजों को। ठीक है, देखो आयोडाइज सॉल्ट और इनरिच्ड विद आयोडीन, यहाँ पे देखो iodized salt or enriched with iodine। Why is it important for us to have iodized salt in our diet? Iodine is necessary for the thyroid। ठीक है, फॉर द थायरॉइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। क्यों जरूरी है, टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल पे क्या था क्यूआईक्यू में, सॉल्ट, NaCl और आयोडीन, तो द राइट आंसर इज द आयोडीन, नॉट द सॉल्ट। ठीक है, और द NaCl। ठीक, सो थायरोक्सिन क्या करता है, जानने भी तो जरूरी है कि थायरोक्सिन हेल्प क्या करती है हमारी बॉडी में। देखो सबसे मेजर रोल है थायरोक्सिन का है। थायरोक्सिन क्या करती है, थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ठीक है, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। ठीक, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन, हमने पढ़ लिया ऑब्वियसली।
क्या करती है देखो थायरोक्सिन। देखो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए हेल्पफुल क्या है, वो बनेगी कब, जब आयोडीन का प्रेजेंट बॉडी में अच्छे कंटेंट में हो। एंड थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन देखते हैं हम कुछ यहाँ पे क्या है। growth hormone is one of the hormone secreted by the pituitary gland, that is what it, बस इतना ही पढ़ो ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, किस में होती है, एस्ट्रोजन फीमेल में होती है एंड टेस्टोस्टेरॉन मेल में होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, as a treatment they might be taking injection of insulin. Okay, this is a hormone which produced by a pancreas and helps in regulating blood sugar level. Okay, blood sugar level को regulate करने में कौन सी हार्मोन हेल्प करती है, if it is not secreted in proper amount the sugar level in the blood rises causing many harmful effect. ठीक, यहाँ पे नाम आता है इंसुलिन का। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में जो हम इनटेक करते हैं फूड, उसमें फॉर्मेशन हम देखा कि एग्जांपल्स में कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज सीक्रेट करती है, तो ग्लूकोज का फॉर्म जो है वो शुगर फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने हम फूड लेते हैं वो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, एंड फाइनली वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी, जो रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए एट द मोमेंट नहीं होती है, एंड जो मोमेंट एट द मोमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो यूज होती है, एंड ऑल्सो दे विल फॉर्म सम ऑफ द शुगर। हाँ, ऑब्वियसली शुगर फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है बॉडी में हमारे, बट जो हमारे पैंक्रियास सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, वो क्या करता है उस शुगर को मेंटेन कर देता है। ठीक है, बट अगर पैंक्रियास हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर दे, इस टाइम पे शुगर लेवल बढ़ जाता है, तभी हम कहते हैं उसको डायबिटीज हुआ है। ठीक है, इट मीन्स बॉडी जो है वो ऑब्वियसली शुगर मैन्युफैक्चर कर रहा था, शुगर बना रहा था, कहाँ से बना रहा था, हम जो फूड इंटेक करते हैं वहां से, ग्लूकोज के फॉर्म से, बट जो इंसुलिन है पैंक्रियास से जो निकल रहा हार्मोन वो एक्टिव था एट दैट टाइम, एंड अभी जो है वो एक्टिव नहीं है, विच हाउसेस डायबिटीज। ठीक है, अगर पैंक्रियास रेगुलर अमाउंट पे रिलीज करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, डायबिटीज होगी नहीं। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, यहाँ बस इतनी सारी चीजें थी। देखो थोड़ी सी यहाँ बता देता हूँ मैं क्या है कि इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, अगर बढ़ जाए, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पैंक्रियास विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अगर इन ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है एक यंग ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, देन पैंक्रियास जो है वो खुद डिटेक्ट करता है एंड देन प्रोड्यूस करता है मोर इंसुलिन। ठीक है, एज अ ब्लड शुगर लेवल फॉल, देन ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है ना, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है एंड इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड, देन फिर कम हो जाता है वो, इट मीन्स कि अपने अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, बहुत अच्छे। देखो ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिक फॉर द बॉडी ग्रोथ, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ओवेरी, ओके, एड्रेनल ग्लैंड रिलीजिंग हार्मोन्स एंड स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ओके, दैट इज इट। कुछ क्वेश्चन आंसर ठीक है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बट ये अब जितनी भी जस्ट अ सेकंड जितनी चीजें करा रखी हो ये कर लेना बस। ठीक, ओके, मूविंग फर्दर, ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं बता दूंगा एडवांस, ये मैं कवर करवाऊंगा एडवांस वाले पोर्शन में जब मैं करवा रहा हूँ। ठीक, अभी नहीं करवाऊंगा इसको। ठीक है, बिकॉज यहाँ कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बता देता हूँ क्या करवाऊंगा जब एडवांस वाला करवाऊंगा, देन उस टाइम पे क्या है। देखो एक अमोबा का हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो, ठीक है, लेशमानिया का मूवमेंट है हमारे पास है, सिमेट्री, ये करवा दूंगा। ठीक है, एंड देन ये प्लेनेरिया कैसे डिवाइड होता, ठीक है, ये करवा दूंगा। हाइड्रा वाला पोर्शन बर्डिंग कैसे निकलती है, ये सारा मैं थोड़ा सा करवाऊंगा अपने एडवांस वाले पोर्शन पे कवर। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ ये जो स्टेटमेंट है ना, आप पढ़ सकते हो इसे, ये स्टेटमेंट अच्छी लिख रखा है इन्होंने, बट ये नॉट एज मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये एग्जाम भी कैसे लेगा, इसलिए सो ये चैप्टर खत्म हुई। ठीक है, यहाँ आ जाओ प्लांट्स। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, प्लांट वाला पोर्शन जो है आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्लावर्स में
कौन कौन से पोर्शन क्या कहते हैं, अगर मीम आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है रिवाइज कर लो, ठीक है। देखो क्या है कि जो नीचे हमारे पास ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं सेपल, क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, ठीक। रुको एक सेकेंड, हाईलाइट कर लेंगे तो, यस, हाइलाइटर अच्छी है, देखो हाइलाइटर लेने दो, ये सेपल इसे कहते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास इसे हम पेटल कहते हैं, दिस इज पेटल। एंड ये जो हमारे बीच में हमारे पास होती है ना, जो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। कि ये क्या होती है, ऊपर फ्रंट वाला पोर्शन से कहते हैं एंथर, एंड पूरी को हम कहते हैं फिलामेंट, इस पूरे वाले सिस्टम को हम कहते हैं स्टेमन, ठीक। फर्स्ट वाले पोर्शन कहते हैं एंथर, नीचे सेकंड वाले पोर्शन जो है हमारे पास है उसे कहते हैं फिलामेंट, एंड पूरे पोर्शन कहते हैं स्टेमन, ठीक। ये बीच का जो पोर्शन मैंने लार्ज दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन लार्ज वाला पोर्शन है, इसे देखो, ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा कहते हैं इसे हम, एंड ये बीच का इसे कहते हैं स्टाइल, ठीक। और नीचे जो हमारे पास है वो है हमारे पास ओवरी वाला पोर्शन, ठीक। इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं पिस्टल। कौन से पोर्शन को भैया, ये जो पूरा पोर्शन है ना, होल, ठीक है, बीच का जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये इसे पूरे कहते हैं पिस्टल, ठीक। ये पूरे हमारे पास हो गया स्टेमन, ठीक। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो पोर्शन हमारे पास, जैसे पेटल्स, ये सेपल्स, दैट इज इट। इतना तो हमारे पास फ्लावर के सेक्शंस होते हैं, इतना आसान था, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, ये कॉटिलीडॉन हो गया, या दिस इज द कॉटिलीडॉन। नेक्स्ट देखो, कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पार कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना बिना पढ़े पार किया, ठीक है, सारा पढ़ कर रखा है देन पार किया मैंने। ओके, सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट पोर्शन, हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें तो नहीं है, क्या है बताता हूँ, एक चीज देख लो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बस खत्म हो गया, ठीक है, लेक्चर खत्म। क्या है ये, पढ़ना मन करे तो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही हो ना गाड़ियों की चलने की, तो प्लीज अवॉइड करना, ठीक। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, मेंडल साहब है ना, जॉर्ज मेंडल, याद करना इसे, ठीक है। क्या कहते हैं ये, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड गार्डन पी, है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, ये प्लांट होती है ना, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना बस, दैट इज इट। एंड पूरा स्लाइड देख लो एक बार आप, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बुक्स होंगी वहां आपने पढ़ रखा होगा। सो ये हमारे पास सारा क्लियर हो गया, बायो वाला पोर्शन, ठीक है। मैंने आपको इतने मज़े मज़े में कुछ एक घंटे 1 और 1 20-25 मिनट्स की वीडियो में पूरा साइंस का पोर्शन, पूरा बायो कवर करवा दिया मैंने, ठीक है। वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एंड ये पूरे एनसीईआरटी पढ़ने में आई कैन से दैट, एंड ऑब्वियसली कुछ दिन लग जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक बार में तो कोई पढ़ नहीं पाता नहीं सारे चैप्टर्स, ठीक है, इसलिए सो थैंक यू ऑल, कितने लास्ट तक आपने टीके रहे, ठीक है, सारा पढ़ा आपने। ओके, सो ऑब्वियसली कि मैं स्लाइड सेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरी बुक्स हैं, ठीक है। आप खुद बुक्स को नोट कर लेना, ठीक है, देख लेना, हाँ, डाउनलोड करके। ओके, एंड अगर स्लाइड को सेंड करने की अगर डिमांड करोगे तो मैं कमेंट कर देना, मैं ऑब्वियसली सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सारी अपलोड होंगी, एंड ऑब्वियसली वन थिंग आई हैव टू से दैट कि जो भी वीडियोस आई ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग टॉपिक्स, वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि देखो ज्योग्राफी वाले टर्म पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर सेपरेट वीडियो, जैसे कि लेक पे सेपरेट वीडियो, है ना, स्ट्रेट वाले पोर्शन पे सेपरेट वीडियो, एंड वोल्केनो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, एंड प्लेट्स हो गई, एंड ऑल्सो जो मैप रीडिंग बेस्ड है, लेक में बताया, पोर्ट्स बताया, पोर्ट्स वाले पे, ठीक है, एंड पासेस, इस पे सेपरेट सेपरेट वीडियो में बना दूंगा 5-7 मिनट की, ठीक है, उससे कवर कर लेना, अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जो भी नया हो किसी के चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियो जैसे अपलोड होती रहेंगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।